कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ट्विस्ट से जो आपके होश उड़ा देगा। एक माँ शू नानकसी अपनी नन्ही सी जान शू मानमान को पीठ पर उठाए हॉस्पिटल की तरफ भाग रही है। बच्चे की हालत बहुत खराब है। नानकसी इतनी घबराई हुई है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इंसानों के हॉस्पिटल जाए या जानवरों के पेट हॉस्पिटल। अब आप सोचेंगे भला कोई माँ अपने बच्चे को पेट हॉस्पिटल क्यों ले जाना चाहेगी, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम बच्ची नहीं है और नानकसी कोई आम औरत नहीं है। लेकिन हालत इतनी खराब है कि बच्ची को एक खतरनाक बीमारी ने घेरा हुआ है, हेरेडिटरी हार्ट डिजीज यानी पारिवारिक दिल की बीमारी। डॉक्टर साफ कह देता है बच्ची की जान बचानी है तो सर्जरी जल्दी करनी होगी और इसका खर्चा आएगा पूरा 1 मिलियन युआन यानी लगभग 10 लाख रुपए। नानकसी गुस्से और दुख में कहती है हेरेडिटरी, उस धोखेबाज आदमी के जीन्स ही खराब है। पर सवाल ये है कौन है वो आदमी और क्या बच्ची बच पाएगी। डॉक्टर बच्ची का ऑपरेशन तो सफलतापूर्वक कर देते हैं, पर अब सबसे बड़ा सवाल था इतना पैसा आएगा कहाँ से। नन्ही मानमान अपनी माँ से पूछती है मम्मी आपने तो कहा था पापा मर गए, क्या मैं अपने पापा जैसी दिखती हूँ। नानकसी के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन तभी हॉस्पिटल की टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। एक आलीशान गाड़ी रुकती है, बॉडीगार्ड्स भीड़ को हटाते हैं और एंट्री होती है शहर के सबसे बड़े अमीर, सबसे हैंडसम गबरू फू सीए की। फू ग्रुप का बड़ा बेटा जो पूरे 4 साल बाद विदेश से देश लौटा है और अब पूरे फू एम्पायर का मालिक बनने वाला है। जैसे ही नानकसी उसे टीवी पर देखती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो वही है, तो ये पिछले 4 साल से विदेश में छुपा बैठा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मीडिया फू सीए को घेर लेती है और एक ऐसा गंदा सवाल पूछती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। मिस्टर फू सीए, क्या ये अफवाह सच है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप मर्द नहीं रहे? क्या इसी वजह से आपके छोटे भाई फू मिंगहाओ और उनकी मक्कार प्रेमिका इस परिवार की जायदाद हड़पने की कोशिश कर रहे हैं? अब ड्रामा अगले लेवल पर पहुंचता है। फू सीए की गाड़ी रास्ते से गुजर रही होती है कि अचानक एक लड़की आकर उसकी गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है। ये कोई और नहीं, हमारी बिंदास हीरोइन शू नानकसी है। मीडिया पीछे लग जाती है। क्या ये कोई पुराना आशिकी का चक्कर है? नानकसी बिना डरे सीधे फू सीए की चलती गाड़ी का दरवाजा खोलती है और अंदर घुस जाती है। फू सीए गुस्से में चिल्ला उठता है, तुम कौन हो, मेरी गाड़ी क्यों रोकी? तभी पीछे से नन्ही मानमान आती है और उसे देखते ही बोलती है डैड। फू सीए शॉक। 4 साल पहले क्या हुआ था उसे सब याद आने लगता है। असल में 4 साल पहले फू सीए के दुश्मनों ने उसे एक साजिश के तहत ड्रग यानी नशा या जहर दे दिया था ताकि वो मर जाए। उस वक्त शू नानकसी वहां आई थी, लेकिन नानकसी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक 9 टेल्ड फॉक्स स्पिरिट यानी 9 पूंछों वाली लोमड़ी थी जो इंसानी दुनिया में अपनी तपस्या पूरी करने आई थी। फू सीए की जान बचाने के लिए नानकसी ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी लाइफ पर्ल, स्पिरिचुअल पर्ल यानी प्राण मोती उसके मुंह में डाल दी थी, जिससे फू सीए का दिल तो ठीक हो गया पर नानकसी की जादुई पावर्स चली गईं। नानकसी चिल्लाती है मेरी लाइफ पर्ल थूको, मुझे मेरी जान वापस चाहिए। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसी रात के मिलन से इस प्यारी सी बच्ची मानमान का जन्म हुआ था। फू सीए एक जिम्मेदार मर्द की तरह फैसला करता है, अगर ये बच्ची मेरी है तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। वो उन्हें अपने बहुत बड़े आलीशान महल जैसे घर ले आता है। मानमान खुशी से उछल पड़ती है, वाह मम्मी, अब हमें उस टूटे हुए बारिश में टपकने वाले छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। ये लोग तो बहुत अमीर हैं। लेकिन महल में रहने से पहले नानकसी अपनी बच्ची को कान में एक वार्निंग देती है, याद रखना इंसानों के सामने अपनी असली औकात फॉक्स आइडेंटिटी कभी मत दिखाना, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मानमान बोरिंग शक्ल बनाकर कहती है, मम्मी आप ये बात मुझे 10,053 बार बता चुकी हैं। इधर फू सीए के सेक्रेटरी ने पूरी रिपोर्ट निकाल ली थी। वो बताता है, सर 4 साल पहले आपकी दिल की बीमारी अचानक ठीक हो गई थी, लेकिन आपकी बच्ची मानमान को वही बीमारी लग गई। और हाँ, ये वही लड़की है जिसे आप ढूंढ रहे थे, इसने हमारा एक भी पैसा नहीं लिया। सेक्रेटरी एक और मजेदार बात बोलता है, सर इस बच्ची के आने से ये भी साबित हो गया कि आप इम्पोर्टेंट नहीं है। फू सीए को समझ आता है कि उस रात के बाद से वो किसी और औरत को हाथ तक नहीं लगा पाया था। उसकी बॉडी सिर्फ शू नानकसी के लिए रिस्पॉन्ड करती है। वो नानकसी से कहता है, तुमने बहुत दुख सहे हैं, मांगो, क्या मांगती हो, जो मांगोगी मिलेगा। नानकसी बहुत मासूमियत से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वो चीज लाइफ पर्ल वापस कर दो। फू सीए शर्मा कर कहता है, वो तो अभी नहीं हो सकता, जब हम अकेले होंगे तब देखेंगे। और अगले ही पल वो नानकसी को लेकर सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो पहुंच जाता है और दोनों की शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेता है। नानकसी उस लाल रंग के मैरिज सर्टिफिकेट को चबाने लगती है। फू सीए चिल्लाता है, हे उसे खाओ मत, वो खाने की चीज नहीं है। नानकसी मुंह बनाकर कहती है, अगर ये खाने की चीज नहीं है तो इसका क्या फायदा। फू सीए कहता है, इस नोटबुक के होते हुए तुम मेरा क्रेडिट कार्ड जितना चाहे स्वाइप कर सकती हो। नानकसी की आंखें चमक उठती हैं, क्या मैं इससे 10,000 चिकन लेग्स खरीद सकती हूँ?
फूसिए हैरान रह जाता है। क्या सिर्फ चिकन लेग्स? तुम थकती नहीं हो क्या? तब नानकसी बताती है कि बचपन में ऑर्फनेज में बहुत सारे भाई बहन थे और उसे कभी मुर्गी की टांग खाने को नहीं मिलती थी, इसलिए उसका सपना है कि वो हर मील में सिर्फ चिकन लेग्स खाए। फूसिए का दिल पिघल जाता है और वो कहता है, ठीक है, अब से मुर्गी की दोनों टांगे सिर्फ तुम्हारी। अब महल में एंट्री होती है विलेन की, मिस लिन की, जो अपने आप को फूसिए की होने वाली बीवी समझती है। वो नानकसी को देखते ही जल भुन जाती है। ये लोमड़ी जैसी शक्ल वाली औरत कौन है और ये गंदा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? चलो बाहर निकलो यहाँ से। नानकसी बहुत भोली बनती है। मम्मी, इसने मुझे विक्सन कहा, इसको कैसे पता चला मैं लोमड़ी हूँ? बच्ची बोलती है। मम्मी, वो आपकी तारीफ नहीं कर रही, गाली दे रही है। तभी वहां परिवार की सबसे पुरानी और कड़क मुखिया ओल्ड मिसेस फू की एंट्री होती है। मिस लिन को लगता है कि दादी अब इस गरीब लड़की को धक्के मारकर निकाल देंगी, लेकिन दादी जैसे ही शादी का सर्टिफिकेट और बच्ची को देखती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक ट्विस्ट। दादी को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ चुकी हैं। पिछली जिंदगी में उन्होंने अपने छोटे बेटे और उसकी मक्कार गर्लफ्रेंड के बहकावे में आकर इसी फूसिए को परिवार से निकाल दिया था, जिसके बाद फूसिए का एक्सीडेंट हो गया था और उन दुश्मनों ने दादी को जहर देकर मरवा दिया था। मरते वक्त उन्होंने सच देखा था कि उनका छोटा बेटा असल में उनका खून था ही नहीं। इस जन्म में दादी अपनी गलती सुधारने आई हैं। वो मिस लिन पर चिल्लाती हैं, अपना मुंह बंद रखो, ये शादी का सर्टिफिकेट बिल्कुल असली है और ये बच्ची मेरे फू परिवार का खून है। मिस लिन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। नानकसी और नन्ही मानमान हैरानी से दादी को देखती हैं। ये दादी तो सबसे खड़ूस थीं, फिर आज हमारा साथ क्यों दे रही हैं? दादी अपनी बहू और पोते को बचाने के लिए पूरी तरह बदल चुकी हैं। मिस लिन, जो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही थी, उसे देखकर दादी साफ कह देती है, मुझे ये बच्ची मानमान बहुत प्यारी लगी। ये बिल्कुल बचपन में हमारे सीए जैसी दिखती है। रही बात मिस लिन की शादी की, तो वो अभी तय नहीं हुई है। अब से हमारे दोनों परिवारों को आपस में मिलने की कोई जरूरत नहीं है। दादी सीधे मिस लिन को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देती है। मिस लिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद दादी नानसी का हाथ थामकर इमोशनल हो जाती है। इतने सालों तक तुमने अकेले बच्ची को पाला, तुमने बहुत दुख झेले हैं। हमारा फू परिवार तुम्हारी और मानमान की पूरी भरपाई करेगा। और हाँ, अगर इस सीए ने तुम्हें कभी भी परेशान किया तो सबसे पहले मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नानसी और मानमान खुश तो हैं, पर फू सीए मन ही मन सोच रहा है, आखिर दादी के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो पहले हमसे सबसे ज्यादा नफरत करती थी। रात होती है और नन्ही मानमान अपने पापा से कहती है, पापा आपने अच्छे से नहा लिया ना, चलो आज रात मम्मी के साथ सोते हैं। लेकिन असली ड्रामा तो बेडरूम के अंदर शुरू होता है। नानसी का सिर्फ एक ही मकसद है, फूसिए के शरीर से अपनी जादुई लाइफ पर्ल वापस निकालना। वो बेड पर फूसिए के ऊपर कूद पड़ती है और कहती है, हिलो मत, सीधे लेटे रहो। फूसिए डर जाता है। ये तुम्हारा कैसा अजीब शौक है? नानसी उसकी छाती को दबाती है, धक्का देती है, पर पर्ल बाहर नहीं आता। फूसिए घबराकर वहाँ से भाग जाता है। नानसी परेशान होकर सोचती है, वो लाइफ पर्ल अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। अगर मुझे वो वापस नहीं मिला तो मेरी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और मैं वापस एक मामूली लोमड़ी बन जाऊंगी। तभी मानमान अपनी माँ को दिलासा देती है, मम्मी चाहे आप लोमड़ी बन जाओ या कैटरपिलर, मैं जिंदगी भर आपका ख्याल रखूंगी। पर पापा के शरीर से पर्ल निकालने का एक और तरीका भी तो है। उन्होंने मुँह से उसे निगला था, तो मुँह से ही वापस निकालना होगा ना, यानी कि किस करके। नानसी शर्मा जाती है, उसने ये तरीका कभी आजमाया ही नहीं था। दूसरी तरफ आधी रात को फूसिए अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाता है। वो परेशान है कि 4 साल पहले जब से उसने पर्ल निगला है, वो किसी और औरत के लिए कुछ महसूस नहीं कर पाता। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देखकर कहता है, भाई तुम्हारी सेहत एकदम परफेक्ट है, कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा साइकोलॉजिकल यानी मानसिक वहम है। वैसे तुम आधी रात को मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आ गई है? फूसिए बिना कुछ बताए वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि वो खुद को कमजोर यानी इम्पोर्टेंट समझ रहा है। फूसिए जैसे ही अपने कमरे में लौटता है, देखता है कि नानसी पहले से ही उसके बेड पर बैठी है। नानसी कहती है, मैं अपनी चीज वापस लेने आई हूँ, इस बार मेरा तरीका पक्का काम करेगा। फूसिए उसे समझाने की कोशिश करता है, नानसी सुनो, हमारी अभी अभी शादी हुई है, मुझे थोड़ा वक्त दो। पर नानसी कहती है, मैंने 4 साल तुम्हारा इंतजार किया है, अब और नहीं। वो जैसे ही उस पर झपटती है, फूसिए घबराकर बेड पर मरे हुए इंसान की तरह नाटक करने लगता है। नानसी उसका हाथ खींचती है, उसकी शर्ट देखती है और मन ही मन कहती है, हे भगवान, चौड़े कंधे, पतली कमर और 8 पैक एब्स, पर अंदर से ये मर्द बिल्कुल बेकार और निकम्मा निकला। बेचारे फूसिए की मर्दानगी पर फिर से शक हो जाता है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर मानमान पूछती है, मम्मी पापा क्या आप दोनों कल रात सोए नहीं? नानसी ताना मारते हुए कहती है, कुछ लोग अपनी बात के पक्के नहीं होते। फूसिए बात को घुमाने के लिए कहता है, मैंने मानमान के इलाज के लिए विदेश के
सबसे बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट से बात कर ली है, उसकी सर्जरी जल्द से जल्द होगी। नांसी ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। तभी फूस ये बताता है कि आज दादी का 70वां जन्मदिन है और उन्हें पुरानी हवेली जाना है। मान कहती है कि उसने परदादी के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट तैयार किया है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है, नांसी के होश उड़ जाते हैं। आज 15वीं का चांद है, पूरे चांद की रात है। बिना लाइफ पर्ल के हर 15वीं की रात को नांसी अपनी इंसानी शक्ल खोकर वापस लोमड़ी बन जाती है। वो खुद से कहती है, पैनिक मत हो नांसी, बस रात के 12 बजने से पहले इस पार्टी से वापस भाग जाना। जैसे ही ये लोग हवेली पहुँचते हैं, वहाँ फू सिए का सौतेला छोटा भाई फू मिंगहाओ और उसकी माँ मिल जाते हैं। छोटा भाई ताना मारता है, अरे बड़ा भाई 4 साल बाद आया है, अपनी बीमारी छुपाने के लिए रास्ते से किसी भी लावारिस बच्ची को उठाकर ले आया क्या? उसकी प्रेग्नेंट पत्नी भी कहती है, लड़की लाकर क्या फायदा, मेरे पेट में तो इस खानदान का वारिस यानी लड़का पल रहा है। वहाँ आए मेहमान कानाफूसी करने लगते हैं कि फू सिए की असली माँ का किसी और के साथ चक्कर था, इसलिए सिए इस खानदान का खून ही नहीं है। ये सुनकर नन्ही मान का दिल टूट जाता है और उसके हाथ से दादी का कीमती गिफ्ट गिरकर टूट जाता है। छोटे भाई के गुंडे मान को धक्का देने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर फू सिए के सब्र का बांध टूट जाता है। वो आगे आता है और अपने उसी 8 पैक एब्स की ताकत से छोटे भाई और उसके गुंडों की ऐसी धुनाई करता है कि सब देखते रह जाते हैं। सौतेली माँ चिल्लाती है, सिए तुम अपने भाई पर हाथ कैसे उठा सकते हो? फू सिए गुस्से में कहता है, जिसने 4 साल पहले मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। अब सौतेली माँ बीच में कूद पड़ती है और सिए पर चिल्लाती है, सिए तुम अपने भाई से माफी मांगो वरना इस घर से निकल जाओ। मिंगहाओ की घमंडी और प्रेग्नेंट पत्नी भी ताना मारती है। आखिरकार सौतेला भाई जो ठहरा, जैसी माँ वैसा बेटा, शक्ल तो देखो इसकी कितना बदसूरत है। इस पर नन्ही मान अपनी मासूम आवाज में करारा जवाब देती है, मेरे पापा सबसे हैंडसम है और तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हें तो किसी गटर में जाकर डूब जाना चाहिए। तभी वहाँ विलेंस के सबसे बड़े मददगार यानी दादी की एंट्री होती है। मिंगहाओ रोंदू शक्ल बनाकर दौड़ता है, दादी देखो इस नाजायज फू सिए ने मुझे मारा। मिंगहाओ और उसकी माँ को लगता है कि हमेशा की तरह दादी फू सिए को घर से धक्के मार बाहर निकालेंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ होता है महफिल का सबसे बड़ा धमाका। दादी अपनी लाठी और जूता उठाती हैं और सीधे मिंगहाओ को दे धनाधन पीटना शुरू कर देती हैं। मिंगहाओ चिल्लाता है, दादी आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? मैं मिंगहाओ हूँ। सिए वो खड़ा है। दादी मन ही मन सोचती है, मेरी आंखें पिछली जिंदगी में खराब थी, जब तुम जैसे भेड़ियों के बहकावे में आकर मैंने अपने सिए को खो दिया था। दादी मिंगहाओ की माँ को भी एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है, मैंने तुम्हें तमीज सिखाई थी पर तुमने सिए की पीठ पीछे हमेशा साजिशें की। मान खुशी से ताली बजाती है, वाह पर दादी तो सुपर वुमन निकली। मिंगहाओ रोते हुए पूछता है, दादी आज आप फू ग्रुप का वारिस चुनने वाली थी, आपने वादा किया था। दादी पूरे हॉल के सामने दहाड़ती है, हाँ मैंने कहा था जो पहले शादी करके बच्चा लाएगा वही वारिस होगा, और आज मैं ऐलान करती हूँ कि फू ग्रुप का इकलौता वारिस मेरा बड़ा पोता फू सिए है, और ये है मेरी बड़ी बहू शू नांसी और मेरी प्यारी परपोती मान। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठती हैं। मिंगहाओ और उसकी माँ का चेहरा काला पड़ जाता है। दादी मान को गले लगाती है और उसे केक खाने भेज देती है। इसके बाद दादी अकेले में फू सिए को अतीत का एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दादी बताती हैं कि फू सिए के दादा 1 नंबर के आवारा थे, जो अपनी प्रेमिका के साथ घर का सारा पैसा लेकर भाग गए थे। तब फू सिए की माँ और उसकी छोटी बहन उनका पीछा करने गई थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों समंदर में डूबकर मर गईं। दादी रोते हुए सिए से कहती हैं, सिए लोग कहते थे कि तेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी, इसी गलतफहमी में मैं उससे नफरत करती रही, मुझे माफ कर दे बेटा। फू सिए को अभी भी दादी के इस अचानक बदलाव पर पूरा भरोसा नहीं है। वो सोचता है कि कहीं दादी मिंगहाओ को बचाने के लिए कोई नया जाल तो नहीं बुन रही। हवेली के दूसरे कोने में मिंगहाओ की माँ और पत्नी गुस्से से पागल हो रही हैं। मिंगहाओ की माँ कहती है, मैंने सुना है इस लड़की को दिल की बीमारी है, ये किसी भी दिन मर सकती है। अगर ये इस हवेली में मर गई तो दादी और फू सिए हमेशा के लिए दुश्मन बन जाएंगे। ये दोनों मान को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाती है। उधर मासूम मान बगीचे में अपनी परदादी के लिए हाथ से लैंटर्न बना रही होती है। तभी मिंगहाओ की प्रेग्नेंट पत्नी वेंजिंग पीछे से दबे पांव आती है और मान को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो भूल गई कि मान एक हाफ फॉक्स है, उसे उसकी आहट पहले ही मिल जाती है। जैसे ही वेंजिंग धक्का देने आती है, मान फुर्ती से साइड हो जाती है और खुद वेंजिंग लड़खड़ाकर सीधे गहरे स्विमिंग पूल में जा गिरती है। वेंजिंग पानी में छटपटाती है, बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। मान ऊपर खड़े होकर मुस्कुराती है और कहती है, मम्मी ने कहा है किसी को मारना नहीं चाहिए वरना दिल में दर्द होता है, इसलिए तुम आराम से नहाओ दुष्ट चाची। वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है, लेकिन तभी अपनी आधी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से मान के दिल की बीमारी ट्रिगर हो जाती है और वो बेहोश होकर गार्डन में गिर जाती है। हवेली में शोर मच जाता है, छोटा बच्चा बेहोश हो गया। फू सिए और नैन्सी घबराकर गार्डन की तरफ भागते हैं। नैन्सी को तुरंत समझ आ जाता है कि मान ने जरूर अपनी फॉक्स पावर का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसका दिल बैठ गया है। डॉक्टर चैन और डॉक्टर शेम मो को तुरंत बुलाया जाता है। तभी दूसरी तरफ से नौकर चिल्लाते हैं,
बचाओ, छोटी बहू पूल में डूब रही है। मिंघाओ पागलों की तरह डॉक्टरों को खींचने लगता है। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, पहले मेरी माँ जैसी पत्नी को बचाओ, इस बीमार लड़की को मरने दो। ये सुनकर फूसिए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो मिंघाओ का कॉलर पकड़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। फूसिए गरजता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टरों को रोकने की? जब मेरी माँ और मेरी बहन समंदर में डूब रही थी, तब तेरे बाप ने भी उन्हें बचाने के बजाय मरने के लिए छोड़ दिया था। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तभी नांसी चुपके से उठती है और उस जगह की तरफ भागती है जहां मानमान ने अपनी फॉक्स पावर का इस्तेमाल किया था। उसे देखना है कि आखिर मानमान के साथ पूल के पास क्या हुआ था। तभी हमारी कड़क दादी आगे बढ़ती हैं और मिंघाओ और उसकी माँ को फिर से लाठियों और जूतों से पीटना शुरू कर देती हैं। मिंघाओ रोते हुए कहता है, दादी आप फिर से गलत इंसान को मार रही हो। दादी कहती है, मैं बिल्कुल सही इंसान को मार रही हूँ, तुम सब ने मेरी पीठ पीछे बहुत गंदे काम किए हैं। तभी चमत्कार होता है और हमारी नन्ही मानमान होश में आ जाती है। नानकसी अपनी बेटी को गले लगा लेती है। दादी मिंघाओ की माँ से पूछती है, सच सच बताओ मानमान पूल के पास कैसे पहुंची? दुष्ट माँ झूठ बोलते हुए कहती है, अरे मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, मैं भला किसी बच्चे को क्यों मारूंगी? ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी मानमान अपनी मासूम आवाज में सबका पर्दाफाश करती है, ये बुढ़ी दादी झूठ बोल रही है, मैं तो बगीचे में लालटेन बना रही थी। तभी इस दुष्ट चाची ने आकर मुझे गंदा कहा और पूल में धक्का देने की कोशिश की। मैंने डॉज कर लिया और वो खुद पूल में गिर गई। मिंघाओ की माँ की बोलती बंद हो जाती है। फूसिए तुरंत सेक्रेटरी से कहता है, बगीचे का सीसीटीवी कैमरा चेक करो। ये सुनते ही मिंघाओ डर जाता है और अपनी ही माँ को फंसाते हुए चिल्लाता है, ये सब मेरी माँ ने किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वाह क्या बेटा है, खुद को बचाने के लिए माँ को ही फंसा दिया। अब मैदान में उतरती है हमारी हीरोइन शू नानकसी। जब मिंघाओ की माँ बहाने बनाने लगती है तो नानकसी आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तुम उम्र में बड़ी हो सकती हो पर हरकतें तुम्हारी राक्षसों जैसी है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? दादी मन ही मन खुश होती है, वाह ये बहू बिल्कुल मेरे जैसी कड़क है। मिंघाओ का पिता यानी फूसिए का सौतेला बाप बीच बचाव करने आता है और कहता है, घर की बदनामी बाहर नहीं जानी चाहिए, हम कोर्ट कचहरी नहीं करेंगे। फूसिए कहता है, ठीक है, अगर पुलिस में नहीं जाना तो मिंघाओ को अपने हिस्से के 10% शेयर्स यानी लगभग 100 करोड़ रुपए मानमान के नाम ट्रांसफर करने होंगे। मिंघाओ चिल्लाता है, मेरे शेयर्स क्यों? ये सब मेरी माँ ने किया है, उनसे लो। पर सेक्रेटरी बताता है कि माँ के पास तो कोई शेयर है ही नहीं। आखिर में फूसिए के सौतेले बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने हिस्से के 10% शेयर्स मानमान के नाम करने पड़ते हैं। दादी गरजती हैं, अब अपने इस लालची परिवार को लेकर इस हवेली से दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ मत दिखना। विलेन्स रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब बज चुके हैं रात के 12। नानकसी को याद आता है कि 15वीं का चांद पूरा चमक रहा है और वो किसी भी वक्त लोमड़ी बनने वाली है। वो बहाना बनाकर सीधे बाथरूम की तरफ भागती है। 500 साल की तपस्या का अनुभव काम आता है और नानकसी कमरे में ही एक क्यूट सफेद लोमड़ी के रूप में बदल जाती है। तभी कमरे में फूसिए आ जाता है। वो बेड पर एक सफेद लोमड़ी को देखकर चौंक जाता है। नानकसी, ये लोमड़ी कमरे में कहाँ से आई? क्या तुम इसे लाई हो? तभी नन्ही मानमान बात को संभालते हुए कहती है, अरे पापा ये लोमड़ी नहीं है, ये तो मेरा पालतू पिल्ला है, ये दिखने में थोड़ा लोमड़ी जैसा है। अच्छा, पर ये पिल्ला तो बिल्कुल लोमड़ी जैसा दिख रहा है। फूसिए पूछता है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मानमान कहती है, मम्मी तो बाथरूम में नहा रही है। फूसिए तौलिया लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अब नानकसी जो लोमड़ी के रूप में है मन ही मन चिल्लाती है, ओए अंदर मत आना, मैं अपने पंजों से तौलिया कैसे पकड़ूंगी, और अगर तुमने मुझे इस रूप में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नानकसी तुरंत अपनी जादुई शक्तियों से फूसिए पर एक ड्रीमर स्पेल चला देती है, जिससे फूसिए वही बेड पर गहरी नींद में सो जाता है। नींद में फूसिए को एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई सपना आता है, जहाँ नानकसी उसके पास आती है और कहती है, 4 साल पहले जो तुमने मुझसे लिया था वो कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। सपने में दोनों के बीच एक बेहद रोमांटिक किस होता है और इसी के साथ फूसिए के शरीर से वो लाइफ पर्ल वापस निकलकर नानकसी के शरीर में चला जाता है। अगली सुबह जब फूसिए की आंख खुलती है तो नन्ही मानमान कहती है, पापा आप कैसा सपना देख रहे थे कि उठाने से भी नहीं उठ रहे थे? मम्मी तो सुबह ही घर चली गई, चलिए हम भी घर चलते हैं। फूसिए को लगता है कि रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था। वो खुश है क्योंकि 4 साल बाद उसके दिल की बीमारी और उसकी कमजोरी
यानी इम्पोटेंसी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। दादी हवेली में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखती हैं, जहां रात को एक सफेद लोमड़ी कमरे से भागती हुई दिख रही है। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल अपनी पिछली जिंदगी में जब दादी को उनके छोटे बेटे ने मरने के लिए गांव में छोड़ दिया था, तब उन्होंने अपने आखिरी ठंडे ब्रेड के टुकड़े से एक भूखी सफेद लोमड़ी की जान बचाई थी। वो लोमड़ी कोई और नहीं बल्कि शू नानकसी थी। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो इस जन्म में वो लोमड़ी मेरा कर्ज चुकाने और मेरे फू परिवार को बचाने आई है। नानकसी और मानमान ही हमारे घर की असली लक्ष्मी है। हमारे बिलियनेयर बाबू यानी फू सीए अपनी मर्दानगी की समस्या से इतने परेशान हैं कि वो डॉक्टर दोस्त की सलाह पर घर पर ही एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। लेकिन वो अपनी बीवी शू नानसी से ये बात छुपाना चाहते हैं ताकि उनकी इज्जत का कचरा ना हो। वो नन्ही मानमान से कहते हैं, बेटा मम्मी को मत बताना कि डॉक्टर अंकल डॉक्टर आंटी आई हैं। तभी एंट्री होती है डॉक्टर यू ली की। ये डॉक्टर कम और वैम्प ज्यादा है। फू सीए की बीमारी के बारे में जानकर इसके दिमाग में लड्डू फूटने लगते हैं। अच्छा, तो ये 4 साल पहले वाली रात के सदमे की वजह से किसी औरत को हाथ नहीं लगा पा रहा, और वो जो शू नानसी है उसने 4 साल पहले इसे ड्रग देकर इसके बेड पर कब्जा किया और नाजायज बच्ची पैदा कर ली। अगर मैं फू सीए का भरोसा जीत लूं तो इस फू खानदान की मालकिन मैं बनूंगी। फू सीए बेचारा सोफे पर बैठकर अपनी कहानी सुना रहा होता है और डॉक्टर साहिबा उन पर डोरे डालने की कोशिश करने लगती हैं। इधर कमरे के बाहर नानसी अभी भी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाई है। उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो रही हैं और वो आधी लोमड़ी बनी बैठी है। मानमान अपनी माँ से कहती है, मम्मी जल्दी करो वरना वो डायन डॉक्टर पापा को उड़ा ले जाएगी। अब नानसी तो अंदर जा नहीं सकती, तो वो क्या करती है, वो अपने लोमड़ी वाले रूप में ही कमरे के अंदर घुस जाती है। मानमान चिल्लाती है, लिटिल व्हाइट काटो इसे, और हमारी क्यूट फॉक्स जूम करके डॉक्टर यूली के पैर पर झपट्टा मारती है। डॉक्टर यूली चिल्लाती हुई सोफे पर कूद जाती है, अरे बचाओ, ये कुत्ता कहाँ से आया। फूस ये घबराकर डॉक्टर को बाहर भेज देता है। डॉक्टर आप निकलिए, आपकी फीस आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। डॉक्टर यूली जाते जाते मन ही मन कुड़ती है, रुको तुम दोनों छोटे जानवरों, जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी तब तुम्हें बताऊंगी। मानमान कहती है, मम्मी इस औरत की आत्मा से सड़े हुए कचरे जैसी बदबू आ रही थी, अच्छा हुआ हमने इसे भगा दिया। तभी हवेली में फिर से यू टर्न मारकर एंट्री होती है कड़क दादी की। वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर और नौकर चाकर लेकर फूसीए के घर रहने आ जाती हैं। फूसीए हैरान होकर कहता है, दादी आप यहाँ क्यों आ गई? आपके लिए तो वो पुरानी हवेली ही ठीक थी ना। फूसीए को शक है कि दादी अभी भी उनके खिलाफ कोई साजिश रच रही है, लेकिन असलियत क्या है? दादी को पिछली जिंदगी का वो सच याद है कि इसी सफेद लोमड़ी यानी नानसी ने पिछले जन्म में एक रोटी के बदले उनकी जान बचाई थी। दादी मन ही मन कहती हैं, ये लोमड़ी और मेरी परपोती मेरे घर की रक्षक हैं, मैं इनकी रक्षा करने आई हूँ। जब फूसीए दादी को वापस भेजने की जिद करता है तो दादी अपनी छाती पकड़ लेती है। ओ गॉड, मेरा हाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। वाह दादी क्या एक्टिंग है। फूसीए हार मान जाता है और कहता है, ठीक है रह लो, पर अगर हमारे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रात होती है। नानसी जैसे तैसे आधी इंसान बनकर कमरे में बैठी होती है, लेकिन उसके सिर पर लोमड़ी के कान और पीछे पूंछ अभी भी चमक रही होती है। तभी फूसीए कमरे में आ जाता है। नानसी डर के मारे कांपने लगती है। हे भगवान, अब तुम्हें पकड़ी गई, इंसानों को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। सुनो सीए, मैं काटती नहीं हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ फूसीए के दिमाग की बत्ती उल्टी जलती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, नानसी तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? 4 साल पहले भी जब हम मिले थे तुमने ऐसा ही सफेद विग और नकली कान पूंछ पहनी थी। तुम मुझे सरप्राइज देने के लिए ये स्पेशल ड्रेसेस पहनती हो ना। आई एम सॉरी, शादी के बाद से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था, पर आज मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भाई साहब, फूसीए को लग रहा है कि नानसी ने मार्केट से नकली कान पूंछ खरीदी है। नानसी सोचती है, चलो अच्छा है, ये गधा मुझे इंसान ही समझ रहा है। वो अपनी लाइफ पर्ल निकालने के लिए फूसीए के पास जाती है, पर उसकी फॉक्स पावर फिर से फेल हो जाती है और पर्ल टस से मस नहीं होता। फूसीए रोमांस के मूड में आगे बढ़ता है तो नानसी घबराकर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। फूसीए अपना गाल पकड़कर कहता है, यार नानसी, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आती है? कम से कम चेहरे पर मत मारो, कल मेरी बहुत बड़ी मीटिंग है। अगले दिन दोपहर के लंच पर दादी फूसीए के घर में होल चिकन फीस्ट रखवाती हैं। नानसी के सामने चिकन की बड़ी बड़ी टांगे परोसी जाती हैं। दादी कहती है, खाओ बहू, अच्छे से शरीर में ताकत लाओ। फूसीए पूछता है, दादी मानमान की सर्जरी का क्या हुआ? दादी कहती है, सब फिक्स है। तेरे दादा की वो जो दिल की बीमारी थी वही इस बच्ची को लगी है, पर हम इसे ठीक करके रहेंगे। तभी वहाँ रोते बिलखते हुए विलेन छोटा भाई मिंगहाओ और उसकी माँ आते हैं।
मिंगहाओ की पत्नी का अबॉर्शन होने की नौबत आ गई है क्योंकि वो पूल में गिर गई थी। मिंगहाओ रोते हुए कहता है, दादी, जब से आपने कंपनी बड़े भाई को दी है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर जा रही है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं सन्यासी बन जाऊंगा। सौतेली माँ भी चिल्लाती है, मेरा बेटा जायज वारिस है। और वैसे भी फूसिए की माँ का जो 4 साल पहले चक्कर था, वो फूसिए की माँ पर कीचड़ उछालने ही वाली थी कि फूसिए का गुस्सा भड़क जाता है। लंच की टेबल पर सौतेली माँ और छोटा भाई मिंगहाओ अपनी पुरानी साजिशों का रोना रो रहे थे। सौतेली माँ चीखती है, फूस, ये तो इस खानदान का खून ही नहीं है। मेरी बहू के पेट में जो बच्चा है वही इस फू एम्पायर का असली वारिस है। मिंगहाओ भी अपनी मासूमियत का ढोंग करता है। तभी हमारी नन्ही फॉक्स क्यूब मान मान मिंगहाओ के चेहरे को गौर से देखती है और अपनी जादुई नजरों से उसका झूठ पकड़ लेती है। मान मान मिंगहाओ की तरफ इशारा करके कहती है, मम्मी देखो, इस अंकल की आंखें कितनी शातिर और चोर जैसी हैं। मेरे पापा इतने हैंडसम और ये अंकल इतना बदसूरत, ये मेरे पापा का भाई हो ही नहीं सकता। मिंगहाओ गुस्से में आता है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी दादी यानी ग्रेट ग्रैंडमदर के दिमाग में बिजली कौंधती है। उन्हें अपनी पिछली जिंदगी का वो सच याद आता है जब मरते वक्त उन्हें पता चला था कि मिंगहाओ उनका सगा पोता था ही नहीं। दादी मन ही मन कहती हैं, पिछली जिंदगी में मैं इस झांसे में रही, पर इस जन्म में मान मान के एक शब्द ने मेरे फू परिवार को इस धोखेबाज से बचा लिया। सौतेली माँ बात को दबाने के लिए चिल्लाती है, ये लड़की बकवास कर रही है, मिंगहाओ ही इस घर का खून है। नानक्सी गुस्से में आकर मिंगहाओ को पीटने ही वाली होती है कि फूसिए उसका हाथ थाम लेता है। नानक्सी, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। फूसिए आगे बढ़कर दादी से कहता है, दादी, दुनिया की बकवास बंद करने के लिए क्यों ना आज ही एक पैटर्निटी टेस्ट यानी डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सौतेली माँ और मिंगहाओ मन ही मन खुश हो जाते हैं। अच्छा है, फूसिए का टेस्ट होगा, ये नाजायज साबित होगा और दादी इसे धक्के मार के निकाल देंगी। मिंगहाओ उछल कर कहता है, हाँ दादी, भाई का डीएनए टेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ आता है दादी का मास्टर स्ट्रोक। दादी अपनी कड़क आवाज में कहती हैं, बिल्कुल सही, सिर्फ सीए का नहीं बल्कि मर्यादा बनाए रखने के लिए इस घर के हर सदस्य का टेस्ट होगा। मिंगहाओ का भी, उसकी माँ का भी और इसके पिता यानी फूसिए के सौतेले बाप का भी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये सुनते ही सौतेली माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो हकलाने लगती है, नहीं नहीं दादी, हमारे टेस्ट की क्या जरूरत है, हम तो शरीफ लोग हैं, तमाशा बन जाएगा। मिंगहाओ अपनी बेवकूफी में कहता है, माँ तुम क्यों डर रही हो, मैं तो तुम्हारा सगा बेटा हूँ ना, टेस्ट होने दो। सौतेली माँ मन ही मन अपने बेवकूफ बेटे को कोसती है, किस गधे को पैदा कर दिया मैंने, इसे नहीं पता कि इसका बाप फू खानदान का है ही नहीं। दादी सेक्रेटरी से कहती हैं, सबके सैंपल लो, जो भागेगा उसे पुलिस के हवाले कर दो। अगले दिन मान मान की बड़ी हार्ट सर्जरी होने वाली है। रात को अस्पताल के कमरे में फूसिए बेहद उदास बैठा है। नन्ही मान मान अपना पसंदीदा खिलौना अपने पापा को देती है, पापा उदास मत हो, ये डॉल रखो, अब से मैं और मम्मा हमेशा आपके साथ रहेंगे। नानक्सी फूसिए को भावुक देखकर कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। वैसे भी जो 4 साल पहले तुमने मुझसे लिया है यानी लाइफ पर्ल, वो तुमने अभी तक पूरी तरह नहीं लौटाया। फूसिए मुस्कुरा कर कहता है, नानक्सी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें वो कर्ज चुकाने में लगा दूंगा। तभी फूसिए रो पड़ता है। अपनी माँ के खोने का गम और इन 4 सालों का अकेलापन उसकी आंखों से बहने लगता है। नानक्सी फूसिए को रोता देखकर कहती है, अरे तुम इतने बड़े इंसान होकर एक बच्चे की तरह रो रहे हो, जल्दी आंसू पोंछो, कितनी शर्म की बात है। नानक्सी फूसिए को बताती है कि इंसानी दुनिया उसके लिए कितनी अजनबी थी, फिर भी मान मान ने उसके पेट में रहकर मुस्कुराना सीखा। फूसिए को एहसास होता है कि विदेश में रहने के दौरान उसकी पत्नी और बच्चे ने कितने दुख झेले हैं। वो अपनी पूरी जायदाद और सुरक्षा के पेपर्स नानक्सी के नाम साइन कर देता है। जब नानक्सी पेपर्स पर अपने साइन करती है तो फूसिए उसकी खूबसूरत हैंडराइटिंग देखकर चौंक जाता है। नानक्सी मन ही मन गर्व से कहती है, होगी ही ना, मैं अपने फॉक्स माउंटेन यानी लोमड़ी के पहाड़ पर सबसे सुंदर लिखने वाली फॉक्स जो हूँ। अगली सुबह दुनिया के सबसे बेहतरीन सर्जन्स की देखरेख में नन्ही मान मान का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं, बधाई हो, सर्जरी सफल रही, बच्ची जल्द ही होश में आ जाएगी। दादी खुशी से झूम उठती है। नानक्सी कहती है, दादी आप आराम करने भर जाइए और हाँ, मेरे लिए बढ़िया सा चिकन सूप भिजवा देना। दादी हंसते हुए कहती है, बिल्कुल मेरी बहू, मैं खुद बना कर लाऊंगी। फूसिए अपनी दादी को इतना प्यार बरसाते देखकर थोड़ा हैरान है। नानक्सी उससे कहती है, सीए, तुम्हारी दादी सच में हमसे बहुत प्यार करती हैं, उन पर शक करना
छोड़ दो। लेकिन अस्पताल के बाहर, अस्पताल के गलियारे में छिपा बैठा छोटा भाई मिंग हाओ और उसकी माँ फोन पर किसी से खतरनाक साजिश रच रहे हैं। डीएनए की रिपोर्ट आने वाली है। इससे पहले कि हमारी पोल खुले, हमें उस बीमार लड़की और फूसिए को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। अस्पताल में मान की सफल सर्जरी के तुरंत बाद दुश्मनों की शह पर एक हमलावर नर्स के भेष में मान को जान से मारने के इरादे से कमरे में घुस आता है। वो जानवरों को बेहोश करने वाला खतरनाक एनेस्थीसिया इंजेक्शन मान को लगाने ही वाला होता है। तभी फूसिए वहां आ जाता है। फूसिए उस हमलावर को पकड़ने के लिए झपटता है, पर हाथापाई में वो इंजेक्शन फूसिए को ही लग जाता है। हमलावर तो पकड़ा जाता है, पर फूसिए बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिरने लगता है। तभी हमारी फॉक्स ब्राइड नानक्सी अपनी जादुई ताकतों से फूसिए को संभाल लेती है, पर एनेस्थीसिया के असर से फूसिए को होश में भी धुंधला दिखने लगता है। उसे नानक्सी के सिर पर असली लोमड़ी के कान और पूंछ दिखाई देने लगते हैं। वो लड़खड़ाते हुए कहता है, नानक्सी, तुम्हारे असली कान, तुम सच में एक लोमड़ी हो? नानक्सी डर जाती है कि कहीं उसका राज न खुल जाए, पर तभी डॉक्टर दोस्त आ जाता है और कहता है, अरे सीए, ज्यादा एनेस्थीसिया चढ़ गया है, तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा है, सो जाओ। फूसिए चैन की सांस लेकर सो जाता है। इधर अस्पताल पर हमला नाकाम होने के बाद विलन छोटा भाई मिंग हाओ और उसकी माँ अपनी नई साजिश में लग जाते हैं। मिंग हाओ अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से कहता है, तुम बस आराम करो और करोड़पति सीईओ की बीवी बनने का सपना देखो। जैसे ही डीएनए की रिपोर्ट आएगी, फूसिए इस घर से बेघर हो जाएगा। मिंग हाओ अपने सौतेले बाप के पास जाकर चमचागिरी करता है कि वो बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगा। लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि दादी घर जाते ही चाय पीते ही बेहोश हो गई हैं और उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। पूरा विलन खानदान अस्पताल पहुंच जाता है और फूसिए पर झूठा इल्जाम लगाने लगता है। फूसिए का सगा बाप चिल्लाता है, फूसिए, तूने ही दादी को जहर दिया है, क्योंकि तू डर गया था कि डीएनए टेस्ट में तेरा नाजायज होना सामने आ जाएगा। ये सुनकर नानक्सी का खून खौल उठता है। वो सगे बाप को आड़े हाथों लेते हुए कहती है, तुम कैसे बाप हो? तुम्हारा बेटा अस्पताल में हमले का शिकार हुआ और तुम यहाँ आकर उस पर झूठा कीचड़ उछाल रहे हो। तुम तो हमारे गांव की सुअर मम्मा पिग के पड़ोस में रहने वाले बंदर एर माओ से भी गए गुजरे हो, वो भी अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। वाह नानक्सी, क्या बेइज्जती की है। मिंग हाओ की पत्नी बीच में कूदती है, ए लड़की, मुंह संभाल कर बात कर, मेरे पेट में इस खानदान का वारिस यानी लड़का है। नन्ही मान उसे तगड़ा जवाब देती है, चाची, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और तुम सब बहुत बुरे हो, तुम्हारी आत्मा से बदबू आ रही है। गुस्से में मिंग हाओ फूसिए पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो फूसिए उसका हाथ मरोड़ देता है। फूसिए अपने सगे बाप की तरफ देखकर गरजता है, तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। तुम उस वक्त भी चुप थे जब तुम्हारी इस रखैल ने मेरी माँ को बदनाम करके घर से निकाला था। ये औरत मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त बनती थी, पर इसने मेरी माँ की पीठ में छुरा खोपा और तुमसे शादी कर ली। नानक्सी भी ताना मारती है, हमारे फॉक्स विलेज में अगर कोई औरत दूसरे का मर्द चुराती है तो उसे पूरे गांव के सामने कोड़े मारे जाते हैं और बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। तभी फूसिए के बॉडीगार्ड्स पूरे अस्पताल को घेर लेते हैं। फूसिए साफ कह देता है, जब तक दादी होश में नहीं आ जाती तब तक इस कमरे के पास कोई नहीं भटकेगा। और हाँ, डीएनए की जो असली रिपोर्ट है वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आने वाली है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक ट्विस्ट। मिंग हाओ की शातिर माँ अस्पताल के लॉकर रूम से वो असली डीएनए रिपोर्ट चुरा लेती है और उसे नकली रिपोर्ट से बदल देती है। वो दौड़ती हुई मिंग हाओ के पास आती है और वो लिफाफा थमा देती है। जैसे ही मिंग हाओ रिपोर्ट खोलकर देखता है, वो खुशी से पागल हो जाता है। रिपोर्ट में लिखा होता है कि फूसिए का डीएनए फू खानदान से मैच नहीं करता। मिंग हाओ नाचते हुए अपने पिता के पास जाता है, पापा देखो, मैं ही इस फू खानदान का इकलौता और असली खून हूँ। फूसिए तो एक नाजायज औलाद निकला, अब इस फू ग्रुप की गद्दी मेरी हुई। फूसिए का बाप भी उस रिपोर्ट को देखकर दंग रह जाता है और गुस्से से कांपने लगता है, मैंने 25 साल तक किसी और के बच्चे को पाला। उधर फूसिए के सेक्रेटरी को पता चलता है कि ये पूरी साजिश लिन वान राव नाम की एक औरत की थी, जो फूसिए की शादी टूटने से नानक्सी से बदला लेना चाहती थी। दादी अचानक अस्पताल में बेहोश हो गई और जब डॉक्टरों ने उनके खून की जांच की तो पता चला कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि धीमा जहर यानी स्लो पॉइजनिंग था। डॉक्टर बताते हैं कि कोई पिछले 2 साल से दादी की चाय में ऐसी जड़ी बूटियां मिला रहा था जो धीरे धीरे शरीर के अंगों को सड़ा देती हैं। ये सुनते ही हमारी मासूम लोमड़ी नानक्सी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहती है, ओह, ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे बचपन में मेरी सहेली आहुआ को किसी ने जहर दे दिया था और वो मर गई थी। फूसिए हैरान होकर और इमोशनल होकर नानक्सी का हाथ पकड़ लेता है। नानक्सी, तुम्हारी सहेली तुम्हारी आंखों के सामने मर गई,
तुम कितनी अकेली और डरी हुई होगी ना। लेकिन यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा कॉमेडी ट्विस्ट। नानकसी मासूमियत से कहती है, हाँ वो मर गई तो मुझे इतनी जोर की भूख लगी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं उसे खा गई, क्योंकि खरगोश का मीट बहुत टेस्टी होता है। भाई साहब, फूसिए रोते रोते रुक गया। हुआ कोई इंसान नहीं बल्कि एक खरगोश थी। फूसी अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, चलो आज रात डिनर में तुम्हारे लिए स्पाइसी रैबिट हेड ही मंगा देता हूँ। तभी असिस्टेंट झांग भागता हुआ आता है। सर, बहुत अनर्थ हो गया। वो सौतेली माँ और मिंघाओ नकली डीएनए रिपोर्ट लेकर मीडिया के सामने पहुंच गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। इधर हवेली का पुराना नौकर नानकसी को वही हेल्थ टी देने आता है जो दादी रोज पीती थी। वो कहता है, मैम, दादी ने कहा था कि आपको ये चाय बहुत पसंद है। नानकसी चाय को सूंघती है और चिल्लाती है, झूठ, मुझे चाय से नफरत है। ये तो सड़े हुए पत्तों जैसी बदबू दे रही है। सच बता, तूने दादी की चाय में क्या मिलाया? नौकर डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि वो मिंघाओ की माँ के इशारे पर दादी को जहर दे रहा था। अब विलेंस को मजा चखाने के लिए नानकसी अपनी बेटी मानमान से कहती है, बेटा, आज हमें दादी को होश में लाना ही होगा। अगर इस चक्कर में मैं दोबारा लोमड़ी बन जाऊं तो मुझे छुपा लेना। मानमान कहती है, मम्मी, आप तो 7 पूंछों वाली फॉक्स हो ना। नानकसी गर्व से अपनी कॉलर ऊंची करके कहती है, हट, मैं 7 नहीं बल्कि 9 पूंछों वाली जादुई लोमड़ी हूँ। वो तो बचपन में मेरी अकल थोड़ी कम थी, इसलिए बाकी की 2 पूंछें अभी छिपी हुई हैं। नानकसी अपनी जादुई शक्तियों से अस्पताल में सो रही दादी को तुरंत होश में ले आती है। फ्लैशलाइट्स चमक रही हैं, सारे रिपोर्टर्स जमा है। मिंघाओ और उसका डरपोक बाप स्टेज पर माइक थामे खड़े हैं। मिंघाओ का बाप घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहता है, दोस्तों, फूसिए मेरी पत्नी का नाजायज बच्चा है। इस घम में मेरी बूढ़ी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, इसलिए आज से फू परिवार की सारी जायदाद और सीईओ की गद्दी मेरे इकलौते और सगे बेटे फू मिंघाओ को मिलती है। मिंघाओ स्टेज पर कॉलर खड़ी करके जैसे ही पेपर साइन करने जाता है, तभी पीछे से कड़क गूंजती हुई आवाज आती है, रुको, मैं अभी मरी नहीं हूँ। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। व्हीलचेयर पर बैठी दादी दहाड़ते हुए एंट्री लेती हैं और उनके साथ फूसिए के बॉडीगार्ड्स होते हैं। मिंघाओ का बाप हकलाने लगता है, माँ, तुम तो कोमा में थी। दादी स्टेज पर आकर मिंघाओ को एक जोरदार लात मारती है। हट कमीने, तू किसका पोता है? मेरे पास असली डीएनए रिपोर्ट है। सौतेली माँ मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने का नाटक करती है कि फूसिए की सगी माँ 4 साल पहले किसी आशिक के साथ घर का पैसा लूटकर भाग गई थी और समुद्र में डूबकर मर गई थी। वो फूसिए की माँ के चरित्र पर कीचड़ उछालती है, लेकिन नन्ही मानमान चिल्लाती है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इसके मुंह से खून और पाप की सड़ी हुई बदबू आ रही है। इसी ने मेरी बड़ी दादी को मारा था। दादी मीडिया के सामने चिल्लाकर घोषणा करती हैं, मैं पूरी दुनिया के सामने ऐलान करती हूँ कि फू खानदान का इकलौता असली और वैध वारिस सिर्फ और सिर्फ फूसिए है, और ये जो मिंघाओ है ये मेरे फू परिवार का खून है ही नहीं। मिंघाओ रोने लगता है, दादी, आपको अल्जाइमर हो गया है क्या? आप गलत नाम ले रही हैं। दादी कहती है, बीमारी मुझे नहीं, तेरे दिमाग को हुई है। तूने मेरी चाय में जहर मिलाया, नकली रिपोर्ट बनाई, पर तू भूल गया कि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता। तभी पुलिस उस नौकर को घसीटते हुए ले आती है जो मिंघाओ की माँ का नाम उगल देता है। मिंघाओ का डरपोक बाप अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मिंघाओ चिल्लाता है, पापा, मैं आपका सगा बेटा हूँ। तभी उसकी प्रेग्नेंट बीवी चिल्लाती है, अरे बंद करो ये ड्रामा। मिंघाओ, जब तुम इस खानदान के वारिस ही नहीं हो तो मेरे पेट के बच्चे का क्या होगा? तुम तो खुद एक नंबर के कचरे निकले। मिंघाओ का डरपोक बाप चिढ़कर कहता है, अरे जा, इसका असली बाप कोई और है, उसके पास जा, मेरे बेटे का पीछा छोड़। दादी पुलिस से कहती है, इन सब तो घसीटकर जेल में डालो। विलेंस का खात्मा तो हो गया, लेकिन तभी मानमान को अपनी जादुई शक्तियों से एक भयानक अनहोनी का एहसास होता है। वो चीखती है, मम्मी, अच्छा नहीं हुआ, पापा बहुत बड़े खतरे में है। विलेंस की दूसरी टीम ने पापा की कार का एक्सीडेंट कर दिया है। नानकसी को याद आता है कि पिछली जिंदगी में भी फूसिए की मौत इसी तरह एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। वो चिल्लाती है, मानमान, तुम दादी का ख्याल रखो, मैं तुम्हारे पापा को बचाने जा रही हूँ। नानकसी बिना अपनी जान की परवाह किए इंसानी रूप छोड़कर हवा की रफ्तार से दौड़ती है और फिर से एक क्यूट सफेद लोमड़ी बन जाती है। उधर सड़क के किनारे फूसिए की कार के परखच्चे उड़ चुके हैं, कार से धुआं निकल रहा है और फूसिए खून से लथपथ बेहोश पड़ा है। तभी वहां एक अजनबी आदमी आता है और फूसिए को कार से बाहर खींचकर हंसने लगता है। क्यों फूसिए, आखिरकार तुम भी मेरी तरह अनाथ और लावारिस होकर मरने वाले हो। फूसिए की कार का एक्सीडेंट करने के बाद वो नकाबवास कातिल जैसे ही फूसिए की जान लेने आगे बढ़ता है, तभी हमारी 9 पूंछों वाली फॉक्स नानकसी अपनी 1 पूंछ की जान दांव पर लगाकर फूसिए को मौत के मुंह से बाहर खींच लाती है। तभी वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है। कातिल तो पकड़ा जाता है, लेकिन जब
जब फूसिए को होश आता है तो वो देखता है कि नानकसी पूरी तरह ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट के सदमे और अपनी जादुई ताकत खोने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। नानकसी होश में आते ही फूसिए को ऊपर से नीचे देखती है और कहती है, वाह, तुम्हारी बॉडी तो बहुत कड़क है, तुमने सफलतापूर्वक मेरा ध्यान खींचा है, क्या तुम मेरे बच्चे के पापा बनोगे? फूसिए अपना सिर पकड़ लेता है। वहीं नन्ही मानमान हंसते हुए कहती है, मम्मी, ये पहले से ही मेरे और तुम्हारे असली वाले पापा हैं। नानकसी मुस्कुराती है, अच्छा, सच में मेरी चॉइस तो बड़ी लाजवाब है, पर पापा जो भी हो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो घर चलकर चिकन लेग्स खाते हैं। इधर अस्पताल में वो नकाबवास्त कातिल पागल हो चुका है, इसलिए वो ये नहीं उगल पाता कि उसके पीछे किसका हाथ था, लेकिन हमारी कड़क दादी को सब पता चल चुका है। दादी को अपनी पिछली जिंदगी का वो खौफनाक मंजर याद आता है जब मिंगहाओ और उसकी माँ ने फूसिए को एक्सीडेंट में मारकर फू खानदान की 3000 करोड़ की जायदाद हड़प ली थी और दादी को भूखे शेरों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया था। दादी गरजते हुए कहती है, पिछले जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना होगा। दादी तुरंत वकील और पुलिस को बुलाकर फू खानदान का सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। पहला, मिंगहाओ और उसकी माँ ने आज तक फू परिवार का जितना भी पैसा ऐशो आराम में उड़ाया है वो पाई पाई वापस वसूली जाएगी। दूसरा, मिंगहाओ से फू सरनेम हमेशा के लिए छीन लिया जाता है, वो आज से सिर्फ एक लावारिस नाजायज औलाद है। तीसरा, फूसिए के निकम्मे सौतेले बाप की सारी प्रॉपर्टी जब्त करके उसे और उसके पूरे विलन खानदान को एक एक कपड़े में हवेली से लात मारकर बाहर निकाला जाता है। मिंगहाओ और उसकी माँ दादी के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगते हैं, दादी हमें मत निकालो, हम भूखे मर जाएंगे। पर दादी के बॉडीगार्ड्स उन्हें घसीटते हुए कचरे की तरह बाहर फेंक देते हैं और इसी के साथ दादी फू ग्रुप के सारे शेयर्स और चेयरमैन की गद्दी फूसिए, शू नानकसी और मानमान के नाम ट्रांसफर कर देती है। हवेली में वापस आकर नई याददाश्त खोई नानकसी आलीशान बेड पर लेटकर राजाओं की तरह चिकन लेग्स चबा रही होती है। वो कहती है, वाह, ये घोंसला तो बहुत बड़ा है, यहाँ खाने को भी बहुत सारे चिकन लेग्स हैं, तो मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हूँ। तभी फूसिए कमरे में आता है तो नानकसी उसे पकड़कर बेड पर खींच लेती है। चलो अब सीधे लेट जाओ, हमें बच्चे पैदा करने हैं। फूसिए शर्मा कर कहता है, अरे नानकसी, हमारी एक बेटी मानमान है तो सही। नानकसी चिढ़कर कहती है, धत, सिर्फ एक बच्चा? हमारे फॉक्स माउंटेन पर एक बार में 5 से 6 बच्चे होते हैं। अगर मैंने सिर्फ एक बच्चा पैदा किया तो मेरी सहेलियां मुझ पर हंसेंगी, तुम्हारी ही जीन्स में कोई खराबी होगी, चलो चुपचाप लेट जाओ। बेचारा फूसिए, लोमड़ी बीवी के आगे उसकी एक नहीं चल रही। तभी फूसिए कहता है, नानकसी, तुम बच्चे पैदा करने की बात कर रही हो, पर 4 साल पहले जो तुमने मुझ पर नामर्दी का श्राप लगाया था उसका क्या? नानकसी अपनी जादुई उंगलियां हवा में घुमाती है और मासूमियत से कहती है, अच्छा, वो श्राप मैंने लगाया था, मुझे तो याद नहीं, पर चलो, सिंस हमारी याददाश्त जा चुकी है तो पुरानी बातें भूलकर हाथ मिलाते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और लो, मैंने वो श्राप वापस ले लिया। श्राप टूटते ही फूसिए के चेहरे पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आ जाती है। वो नानकसी को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, शू नानकसी, तुम चाहे जितनी बार अपनी याददाश्त खो दो, मैं हर जन्म में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम जितने बच्चे चाहो, मैं उतने बच्चे पालने के लिए तैयार हूँ। नानकसी मुस्कुराते हुए फूसिए के हैंडसम चेहरे को चूम लेती है। कमरे के बाहर से नन्ही मानमान अपनी स्मार्ट वॉच में झांकते हुए हंसती है। मम्मी की याददाश्त जाने के बाद वो फूसिए को कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। चलो अच्छा है, अब मुझे 5-6 छोटे भाई बहन मिलने वाले हैं और इस तरह साजिशों का खात्मा करके अपनी जादुई लोमड़ी बीवी और प्यारी बेटी के साथ हमारा बिलियनर फूसिए अपनी नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करता है। फूसिए की जान बचाते हुए हमारी फॉक्स ब्राइड नांसी अपनी याददाश्त खो बैठी है और इसी वजह से वो फूसिए को अपना बेस्ट फ्रेंड और सबसे अच्छा लवर मान बैठी है। फूसिए मन ही मन सोचता है, अच्छा है कि ये पुरानी कड़वाहट भूल गई, पर जब तक इसे मुझसे सच्चा प्यार नहीं हो जाता मैं जबरदस्ती इसके करीब नहीं जाऊंगा। तभी फूसिए अपनी बीवी की याददाश्त वापस लाने के लिए शहर की सबसे टॉप साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है। और दोस्तों, ये साइकोलॉजिस्ट कोई और नहीं बल्कि वही वैम्प डॉक्टर यूली है, जिसे मानमान ने पहले लोमड़ी बनकर कटवाया था। डॉक्टर यूली मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है, मिस्टर फू, मैं आपकी पत्नी को जल्द ही ठीक कर दूंगी। लेकिन जैसे ही फूसिए कमरे से बाहर जाता है, डॉक्टर यूली नांसी को अकेले पाकर अपनी औकात पर आ जाती है और उसे ताना मारती है, ए लड़की, तूने फू परिवार में शादी करने के लिए कौन सा जादू टोना किया है, जरा मुझे भी बता। नांसी तो अपनी याददाश्त खो चुकी है, वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है, अरे तुम तो वही डॉक्टर हो ना, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छी नींद आई। हवेली के बाहर फूसिए का सगा निकम्मा बाप भीख मांगने पहुंच जाता है। वो बाहर खड़े होकर चिल्लाता है, फूसिए, तू 1 नंबर का एहसान फरामोश और नालायक बेटा है। अपनी बूढ़ी माँ को जेल भेज दिया और अपने सगे बाप को रास्ते पर ला दिया। नांसी खिड़की से ये सब देखती है और मासूमियत से फूसिए से पूछती है, सी, ये अंकल तुम्हें इतनी गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हैं? क्या ये तुमसे प्यार नहीं करते? फूसिए उदास होकर कहता है, शायद नहीं, इंसानी दुनिया में रिश्ते ऐसे ही होते हैं। नांसी उसका हाथ थाम कर कहती है, चिंता मत करो,
इंसान तुमसे प्यार ना करे तो क्या हुआ, ये छोटी लोमड़ी यानी लिटिल फॉक्स तुमसे हमेशा प्यार करेगी। वाह, नांसी भले ही सब भूल गई हो पर उसका दिल फूसिए के लिए ही धड़कता है। तभी दादी घर वापस आ जाती हैं और अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करती हैं। वो मान और नांसी के लिए शहर के मशहूर मैनफुलो होटल से स्वादिष्ट पेस्ट्रियां लाती हैं। नांसी पेस्ट्री देखकर उछल पड़ती है। दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जरा देखिए हमारे विलन्स का क्या हाल हुआ है। मिंगहाओ, उसकी माँ और फूसिए का सौतेला बाप एक टूटे फूटे कमरे में दाने दाने को तरस रहे हैं। सौतेला बाप अपनी बीवी को पीटते हुए चिल्लाता है, कमीनी औरत, तेरी वजह से आज मैं रास्ते पर आ गया। तूने 25 साल पहले मुझसे झूठ बोला कि मिंगहाओ फू खानदान का खून है। सौतेली माँ रोते हुए कहती है, तुम्हें क्या करती, तुम खुद एक नंबर के निकम्मे हो। अगर मैं किसी और के स्पर्म उधार लेकर मिंगहाओ को पैदा नहीं करती तो हमें फू परिवार की दौलत कैसे मिलती। वो तो उस शू, नांसी और फूसिए ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। फूसिए का सौतेला बाप मिंगहाओ को लात मारकर घर से निकाल देता है। निकल जाए यहाँ से, तो मेरा बेटा नहीं है। मिंगहाओ रोते हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ अब हम कहाँ जाएं? मेरा असली बाप कौन है, उसका नाम तो बताओ। सौतेली माँ सिर पकड़कर कहती है, अरे मूर्ख, उस रात पार्टी में इतने सारे लोग थे कि मुझे खुद नहीं पता कि तेरा असली बाप कौन है। वाह भाई साहब, क्या खानदान है। गद्दी और दौलत छीनने के बाद मिंगहाओ पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए एक आखिरी खौफनाक साजिश रचता है। वो चुपके से हवेली में घुसकर नन्ही मानमान और नांसी का अपहरण कर लेता है। इधर फूसिए और दादी को पता चलता है कि नांसी और मानमान गायब है। तभी फूसिए के फोन पर एक कॉल आती है। मिंगहाओ अपनी आवाज बदल कर कहता है, फूसिए, अगर अपनी बीवी और बच्ची की जान प्यारी है तो 1 घंटे के अंदर अकेले ईस्ट व्हाइट वॉर्फ पर आ जाओ, वरना मैं दोनों को काटकर मछलियों को खिला दूंगा। फूसिए तुरंत चिल्लाता है, मिंगहाओ, तेरी ये मजाल, तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। मिंगहाओ डर जाता है, अरे मैंने तो वॉइस चेंजर लगाया था, इसे कैसे पता चला। लेकिन मिंगहाओ को ये नहीं पता कि उसने जिन 2 औरतों को किडनैप किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि जादुई लोमड़ियां हैं। बीच रास्ते में नांसी को होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने एक अजनबी लड़का खड़ा है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि फॉक्स माउंटेन से आया नांसी का 17th ब्रदर है। 17th ब्रदर नांसी को देखकर गुस्से में आता है, बहन, तू हर बार मुसीबत में पड़कर अपनी याददाश्त खो देती है। तू इस बार अपने इस इंसानी बच्चे और पति को भी भूल गई। मुझे बताओ वो कौन सा इंसानी रीछ है जिसने मेरी भोली बहन को फंसाया है, मैं अभी इसे चबा जाऊंगा। नांसी अपने भाई को रोकती है, भाई तुम मेरे पति को कुछ नहीं कहोगे, वो बहुत अच्छे हैं। तभी मिंगहाओ और उसकी माँ बंदूक लेकर आ जाते हैं। चुपचाप बैठो, आज रात तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। नन्ही मानमान मिंगहाओ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, बुरे अंकल और गंदी आंटी, तुम लोग बहुत कमजोर हो। मेरी मम्मी के भाई तुम्हें एक चुटकी में मसल देंगे। आधी रात को ईस्ट घाट पर मिंगहाओ की माँ और उसका गुंडा स्कारफेस ल्यू फूसिए को जान से मारने के लिए नदी में धकेल देते हैं। फूसिए को तैरना नहीं आता और वो डूबने लगता है। तभी हमारी फॉक्स ब्राइड नांसी पानी में छलांग लगा देती है। वो खुद पानी और ठंड से बहुत डरती है पर फूसिए को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देती है। फूसिए उसे बाहों में भरकर रो पड़ता है, नांसी तुम इतनी पागल क्यों हो, क्यों मेरे लिए पानी में कूद गई। नांसी कांपते हुए कहती है, सीए, मुझे ठंड से बहुत डर लगता है पर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। तभी पुलिस चारों तरफ से विलन्स को घेर लेती है। मिंगहाओ का गुंडा बाप स्कारफेस ल्यू बंदूक ताने हुए चिल्लाता है, फूसिए, आज तू अपनी माँ की तरह ही मरेगा। 25 साल पहले तेरी माँ किसी आशिक के साथ नहीं भागी थी बल्कि मैंने और मिंगहाओ की माँ ने यानी आन मई ने इसी समुद्र में धक्का देकर मारा था ताकि मिंगहाओ को फू खानदान की जायदाद मिल सके। फूसिए की आंखों में खून उतर आता है, तो मेरी माँ बेगुनाह थी, तुम लोगों ने उनका मर्डर किया था। तभी पुलिस झपटकर स्कारफेस ल्यू और मिंगहाओ की मां को धर दबोच लेती है। विलन्स का पूरा सच अब रिकॉर्ड हो चुका है और फूसिए की मां को आखिरकार 25 साल बाद न्याय मिल जाता है। अगले दिन सुबह फूसिए हैरान होकर नन्ही मानमान से पूछता है, बेटा, कल रात तुम मिंगहाओ और उस डायनांडे के चंगुल से अकेले कैसे बचकर आ गई। मानमान मुस्कुराकर कहती है, अरे पापा, वो दोनों मुझे डरा रहे थे तो मैंने उन पर अपना फॉक्स मंत्र फूका और उन दोनों को गहरी नींद सुला दिया, फिर मैं चुपचाप घर आ गई। फूसिए कहता है, अच्छा, जरा मुझ पर भी ट्राई करना। जैसे ही मानमान फूंक मारती है फूसिए का सिर घूमने लगता है। ओह गॉड, थोड़ा चक्कर आ रहा है, ये कैसा सुलाने का तरीका है भाई। तभी हवेली के बाहर नांसी अपने 17th ब्रदर से मिलती है। भाई नांसी को एक जादुई गोली देता है और कहता है, बहन, इसे खा ले, तेरी याददाश्त तुरंत वापस आ जाएगी। और हाँ, अगर वो इंसान तुझे तंग करे तो मुझे बताना, मैं उसे सीधा यमराज के पास भेज दूंगा। फूसिए खिड़की से ये सब देख लेता है और बुरी तरह जल भुन जाता है। उसे लगता है कि ये 17th ब्रदर कोई स्टिंकी साधु या तांत्रिक है जो उसकी बीवी को डोरे डाल रहा है। वो मन ही मन कुड़ता है, ये लड़का खुद को 17 नंबर का आशिक समझता है क्या।
मेरी बीवी आजकल मुझसे बात करने के लिए भी दवाइयाँ खा रही है। कोई बात नहीं, जब तक नांसी इस घर में है मैं इस सौतन इस 17 नंबर वाले को बर्दाश्त कर लूंगा। याददाश्त वापस आने के बाद नांसी को एहसास होता है कि जब उसकी याददाश्त गुम थी तब उसने बेडरूम में फूसिए के सामने अपने सारे लोमड़ी वाले राज उगल दिए थे। जैसे मैं एक 9 पूंछ वाली फॉक्स हूँ, हमारे 5-6 बच्चे होते हैं और 4 साल पहले मैंने ही तुम्हें नामर्द होने का श्राप दिया था। नांसी घबरा जाती है कि अगर फूसिए को सच पता चल गया तो वो उसे तांत्रिक से पकड़वा देगा, इसलिए वो बेड पर लेटे फूसिए के सामने दोबारा याददाश्त गुम होने की एक्टिंग करने लगती है। फूसिए मुस्कुराकर उसके पास आता है और कहता है, नांसी तुमने कहा था ना कि तुम्हें 1.88 मीटर लंबे 8 पैक एब्स वाले गोरे और अमीर लड़के पसंद है, वो मैं ही हूँ। और तुमने 5-6 बच्चों की बात की थी ना, तुम बस बच्चे पैदा करती जाओ, पालने की जिम्मेदारी मेरी। नांसी मन ही मन अपना सिर पीट लेती है। हे भगवान, याददाश्त जाने के चक्कर में मैं इतनी जंगली बातें कैसे बोल गई। अब अगर मैंने मना किया तो मेरी पोल खुल जाएगी। वो मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहती है, हांसिए तुम बहुत हैंडसम हो, आई लव यू। सुबह होते ही मान अपनी माँ के पास दौड़ती है। मम्मी तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई ना? नांसी कहती है, हाँ बेटा, पर पापा के सामने नाटक चालू रखना वरना वो हमें चिड़ियाघर में बंद करवा देंगे। वो बहुत सीधा है, आसानी से मान गया कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उधर फूसिए सब जानकर भी चुपचाप मुस्कुरा रहा है। तभी न्यूज पर खबर आती है कि मिंगहाओ का असली बाप फूसिए का सौतेला बाप भी नहीं बल्कि वही जेल गया गुंडा स्कारफेस लियू है। मिंगहाओ और इसकी माँ रास्ते पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। मिंगहाओ रोते हुए कहता है, माँ कम से कम वो स्कारफेस लियू मेरा सगा बाप निकला, वो जेल से छूटकर हमें पालेगा ना? उसकी माँ सिर पकड़कर रोती है, अरे मूर्ख, वो तो मेरे आशिकों की लिस्ट में सबसे बड़ा बेवकूफ था जिसे मैंने फंसाया था। अब हमारे पास ना फू खानदान का पैसा बचा न घर बचा, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। तभी फूसिए का सौतेला बाप वहां आता है और अपनी बीवी बेटे को गधे की तरह पीटना शुरू कर देता है कि उन्होंने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दादी खुशी खुशी नांसी के लिए अपने हाथों से चिकन सूप लाती हैं। लो बहू, खूब ताकत लाओ, हमें फू खानदान में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे चाहिए। फूसिए और नांसी एक दूसरे का हाथ थाम कर मुस्कुराते हैं और हमारी क्यूट नन्ही मान अपनी डॉल के साथ खेलती हुई कहती है, चलो अब हमारा फॉक्स परिवार हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगा। जायदाद हाथ से निकलने के बाद फूसिए का निकम्मा सौतेला बाप आपा खो बैठता है। वो बीच सड़क पर मिंगहाओ की माँ यानी यान आनमई को लात घूंसों से पीटना शुरू कर देता है। कमीनी औरत, तूने दूसरे मर्दों के साथ चक्कर चलाकर मुझे धोखा दिया और इस नाजायज औलाद मिंगहाओ को मेरा बेटा बताया। तेरी वजह से आज मैं रास्ते का भिखारी बन गया। मिंगहाओ रोते हुए चिल्लाता है, पापा मम्मी को मत मारो, पर सौतेला बाप उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। दूर हट हरामजादे, तू मेरा बेटा नहीं है। मिंगहाओ रोते बिलखते अपनी अधमरी माँ को हिलाता है, माँ उठो, मुझे बताओ मेरा असली बाप कौन है, अब हमें खाना कौन खिलाएगा? तभी वहाँ पुलिस और सरकारी वकील आ धमकते हैं। वो मिंगहाओ के हाथों में हथकड़ी पहनाकर कहते हैं, मिंगहाओ तुम पर फू ग्रुप के अरबों रुपए का कर्ज और धोखाधड़ी का केस है। अब तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में चक्की पीसते हुए बीतेगी। और इसी के साथ मिंगहाओ को 20 साल की जेल हो जाती है और उसके गुंडे बाप स्कारफेस लियू और सौतेले बाप को मौत की सजा सुना दी जाती है। विलेंस का परमानेंट दी एंड। इधर वो शातिर दिमाग डॉक्टर यूली फूसिए को पाने के लिए एक आखिरी चाल चलती है। वो जबरदस्ती फूसिए के केबिन में घुसती है और एक रिकॉर्डिंग प्ले करती है। उस रिकॉर्डिंग में नांसी की आवाज होती है, मैं एक मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ पैसों के लिए फूसिए के करीब आई हूँ। डॉक्टर यूली कमीनी हंसी हंसते हुए कहती है, मिस्टर फू, देखा आपने, आपकी यह सीधी सादी बीवी इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान या जादूगरनी है। उसने इलाज के दौरान हिप्नोटिज्म में अपना ये राज उगला है। आप इस चुड़ैल को छोड़कर मुझसे शादी कर लीजिए। फूसिए अपनी गद्दी से खड़ा होता है और डॉक्टर यूली को ऐसा करारा जवाब देता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फूसिए गरजकर कहता है, डॉक्टर यूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के इलाज के बहाने उसे हिप्नोटाइज करने की और उसकी प्राइवेसी चुराने की? तुम्हारी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हारी औकात मेरी बीवी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम मेरी नांसी से जलती हो। तभी फूसिए अपने असिस्टेंट झांग को बुलाता है। झांग, इस औरत ने डॉक्टर के पेशे को बदनाम किया है, इसे अभी के अभी शहर के सबसे पागलों वाले अस्पताल में डाल दो, ये जिंदगी भर वहीं सड़नी चाहिए। डॉक्टर यूली चिल्लाती रह जाती है, फूसिए तुम पागल हो गए हो, वो लड़की इंसान नहीं, दादी मुझे बचाओ। पर बॉडीगार्ड्स उसे घसीटते हुए पागल खाने ले जाते हैं। डॉक्टर यूली के जाने के बाद नांसी डर के मारे कांपने लगती है कि अब तो दादी और फूसिए को पता चल गया कि वो इंसान नहीं
बल्कि 9 पूंछों वाली फॉक्स है। वो रोते हुए दादी से कहती है, दादी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। तभी दादी रोते हुए नांसी को गले से लगा लेती है और कहती है, बहू मुझे तो बहुत पहले से सब पता था। जिस दिन तुमने अपनी जादुई शक्तियों से पूरे फू परिवार को विलेंस की साजिश से बचाया था, उसी दिन मैंने सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी पूंछ देख ली थी। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी 9 पूंछों में से अब सिर्फ 7 पूंछें बची हैं, क्योंकि तुमने एक पूंछ की जान फूसिए को दी और एक पूंछ की जान मुझे जिंदा करने में दे दी। तुमने हमारे परिवार के लिए अपनी 2 जिंदगियां कुर्बान कर दी। हम इस कर्ज को कभी नहीं भूल सकते। फूसिए भी नांसी का हाथ थामकर रो पड़ता है। नांसी, तुम चाहे इंसान हो या लोमड़ी, तुम मेरी जिंदगी हो। अब तुम्हें अपना राज छुपाकर घुट घुट कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। नांसी खुशी के आंसू रोते हुए मान को गले लगा लेती है। तभी आधी रात को नांसी के फोन पर उसके 17वें भाई का एक जादुई मैसेज आता है। भाई लिखता है, बहू इस इंसान यानी फूसिए ने 4 साल पहले अनजाने में तेरी लाइफ बीट यानी प्राण मोती निगल ली थी, जिससे उसका दिल ठीक हुआ था। अब तुम दोनों का कर्म पूरा हो चुका है। तू चाहे तो अपनी लाइफ बीट वापस लेकर फॉक्स माउंटेन लौट सकती है, क्योंकि इंसानों की जिंदगी बहुत छोटी और तुच्छ होती है। तूने उसके लिए अपनी 2 पूंछें काट ली। मुझे बहुत गुस्सा आता है। फूसिए वो मैसेज पढ़ लेता है और उसका दिल टूट जाता है। वो नांसी से कहता है, नांसी मैं तुम्हारे भविष्य की रुकावट नहीं बनूंगा। तुम अपनी जादुई मोती वापस ले लो और अपने पहाड़ लौट जाओ। नांसी मुस्कुराती है और फूसिए के गले में हाथ डालकर कहती है, अरे बुद्धू राजा, 17वें भाई ने कहा था कि ये मोती तभी वापस आ सकती है जब मैं तुमसे नफरत करूं, पर मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे कोई स्वर्ग या पहाड़ नहीं जाना। मुझे इसी इंसानी दुनिया में तुम्हारे साथ खा पीकर आराम की जिंदगी जीनी है। तभी अचानक नांसी का जी घबराने लगता है और वो सोफे पर बैठ जाती है। फूसिए घबराकर पानी लाने भागता है। नांसी क्या हुआ, पेट खराब हो गया क्या? तभी नन्ही मान तालियां बजाते हुए चिल्लाती है, नहीं पापा, दादी देखो, मम्मी के पेट में छोटे छोटे भाई बहन आ गए हैं और एक नहीं पूरे 2 हैं। दादी खुशी से झूम उठती हैं। ओ माय गॉड, नांसी प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस के साथ। हमारे फू खानदान की तो लॉटरी लग गई। दूर पहाड़ पर खड़ा 17वां भाई मुस्कुराते हुए कहता है, चलो छोटी बहन, अब कुछ दशक इस इंसानी दुनिया में ऐश करो। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मैंने तुम्हें इंसानी बच्चे पैदा करने की इजाजत दी तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। और इसी प्यारे, खुशहाल और जादुई ट्विंस की गुड न्यूज़ के साथ हमारी मेगा ब्लॉकबस्टर सीरीज द फॉक्स ब्राइड एंड द बिलियनियर सेकंड चांस का होता है एक बेहद खूबसूरत और हैप्पी एंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, विलेंस पहुंच गए जेल और पागल खाने और हमारी क्यूट फॉक्स मॉम नांसी और हैंडसम बिलियनियर फूसिए की लाइफ में आने वाले हैं 2 नन्हे मेहमान। आपको इस पूरी सीरीज का महाअंत कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर बताएं। अगर आपको कहानी का ये हैप्पी एंडिंग पसंद आया हो तो वीडियो को एक जोरदार लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी जादुई, सस्पेंस और रोंगटे खड़े कर देने वाली नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।